ये रोबोटिक सर्जरी का ख्याल आपके मन में कैसे आया? रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज कमिंग वर्ल्ड ओवर, सब जगह अडॉप्ट हो रही है फॉर बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। हमारे मरीज उसका बेनिफिट क्यों ना उठाएं। डॉक्टर साहब, जाड़ों के दिनों में आम तौर पे जब लोग उठते हैं तो उनकी उंगलियां जकड़ी होती हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते हैं। जाड़ों में चूंकि सर्कुलेशन कम हो जाता है तो उनका एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, तो ऑल दीज जॉइंट इश्यूज दे आर मोर इन कोल्ड वेदर। हड्डियां बेहतर रखनी है तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बोन इज लाइक मसल, हमारी मसल को हम जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना बिल्डअप हो जाता है। हड्डी पे, बोन पे या बाकी शरीर के पार्ट पे इसका भी कोई असर पड़ता है कि वेजिटेरियन की ज़्यादा अच्छी हड्डी होती है, नॉन वेज की ज़्यादा अच्छी होती है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। चीज़ ये है कि आपके खाने में प्रोटीन और कैल्शियम एंड वाइटामिन, तीन चीज़ें प्लस योर एक्सरसाइज एंड अबव ऑल योर जीन्स, अच्छा, किस तरह की खाने की क्वालिटी आपको लगता है बेहतर होनी चाहिए? रिलेटिवली लेस फ्राइड। एक और बड़ी समस्या आती है, वो है कि सब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और पीछे से गर्दन बोलना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो सर्वाइकल, जिसको पेन बोलते हैं, ये समस्या बड़ी कॉमन हो रही है। इसका क्या निदान है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज अ पोस्चरल प्रॉब्लम इन मोर देन 90% of cases, सेल्फ क्रिएटेड है। क्या चाहत होती है इंसान की, समझ में नहीं आया कि डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल रेडियस को छोड़कर और फिर अपोलो को ज्वाइन किया। किसी भी सिंगल स्पेशलिटी सेटअप में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर उस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, नेफ्रो की प्रॉब्लम हो रही है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो रही है, तो उस स्पेशलिस्ट को ला के उसको मैनेज करना, तो कहीं ना कहीं हमें कंस्ट्रेन फील होता था। लोगों को लगने लगा है कि बड़े बड़े अस्पताल लूट का सेंटर बन गए हैं, बिल ज़्यादा लगाते हैं और अब डॉक्टरों की छवि भी सामान्य तरीके से लोगों के बीच में गलत बनती चली जा रही है। इसका कारण क्या है? हर आदमी सही नहीं, गलत लोग हैं तो मेडिकल में भी होंगे। आई डोंट डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। आमतौर पे जाड़ों में कई सारी समस्याएं होती हैं। हम लोगों ने कहा था कि हम पॉडकास्ट में नए नए विषयों से आपको, नए नए लोगों से आपको उनके नए नए विषयों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज मैं आपकी एक खास मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहा हूं जिसने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए। जाड़ों में कई बार समस्या होती है, आप उठते हैं तो आपके हाथ पैर दर्द कर रहे होते हैं, उंगलियां दर्द कर रही होती हैं। आपको समझ में नहीं आता कि जाड़ों में ये हड्डियों में क्या हो जाता है। तो मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा लखनऊ के उन सबसे बड़े आर्थोपेडिक से जिन्होंने मेरी निजी ज़िंदगी में भी कमाल किया है। मैं उनका पर्चा कराने से पहले छोटी सी बात बताऊं कि मेरे बेटे का साइकिल चलाते समय गिरा और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैंने लखनऊ के पीजीआई से लेकर और लखनऊ के जितने बड़े बड़े आर्थोपेडिक डॉक्टर थे उन सबको दिखाया, दिल्ली कंसल्ट किया, सबने कहा कि इसके पैरों में रॉड पड़ेगी। अब मैं बड़ा परेशान था कि छोटा बेटा है, अगर इसके पैरों में रॉड पड़ गई तो समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर मुझसे किसी ने कहा कि एक रेडियस हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हैं, वहाँ चले जाइए। मैं गया और उस हॉस्पिटल की भीड़ देख के मैं हैरान था। मुझे लगा 2 दिन में नंबर नहीं आएगा, लेकिन किसी तरह जुगाड़ उगाड़ करी, डॉक्टर साहब ने देखा और उन्होंने कहा कि इसका बिना ऑपरेशन के पैर ठीक हो जाएगा। और लकीली उन्होंने बिना ऑपरेशन के प्लास्टर चढ़ा के पैर खींच के पैर ठीक कर दिया। अब मैं आपसे मिलवाऊँ उनके बारे में और बता दूँ कि लगभग 1200 सर्जरी 1 साल में, यानी 3 से ज़्यादा सर्जरी रोज़, 20,000 रिप्लेसमेंट। और जाने क्या-क्या मैं उन्हीं से पूछूँगा तो उनके मुँह से ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। मेरे साथ है डॉक्टर संजय। डॉक्टर अच्छा। संजय जी, आपको देख के तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर से ज़्यादा, मुझे आप बॉलीवुड हॉलीवुड में आजकल मैं जा रहा हूँ तो आप इतने थैंक स्मार्ट यू, रहते हैं ना। डॉक्टर थैंक आमतौर यू। पे बड़े बुजुर्ग से होते हैं, लेकिन आपके बालों का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, इतने बिजी रहने पे भी इतना मेंटेन कैसे रह लेते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपनी हेल्थ और अपने गेटअप को लेके कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हो तो वो पहली चीज़ होती है जो किसी की आई को या किसी के दिमाग को कैच करती है। आपकी स्किल, आपकी फर्दर चीज़ें तो बाद में आती हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अपने शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को फिट रखोगे तभी दूसरे का कुछ कर हाँ, पाओगे। सही बात है, ठीक आपको है। देख के लगता भी है। डॉक्टर साहब, मैं बात शुरुआत ये करूँगा कि आप शायद पहले उत्तर प्रदेश के डॉक्टर थे, जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की थी। तो आम तौर पे जब हम लोग शुरुआत में बचपन में हम देखते थे कि हड्डी टूटी तो मतलब होता था डॉक्टर के जाते थे, वो कुछ खींचते थे, प्लास्टर चढ़ा देते थे, काम खत्म हो जाता था। ये रोबोटिक सर्जरी का ख़्याल आपके मन में कैसे आया? और सबसे पहले शुरुआत जब आपने की तो आपको लग रहा था ये सफल होगा? दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शकों को बताइए, ये सर्जरी होती क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो जो पहला सवाल आपका है कि टेक्नोलॉजी दुनिया में डे बाय डे आती जाती हैं।
हर फील्ड में होता है, और मेडिकल फील्ड में तो देखा जाए तो बहुत फास्ट चेंजिंग है। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग वर्ल्ड ओवर, सब जगह अडॉप्ट हो रही है फॉर बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। उससे हमें बेटर रिजल्ट मिलता है, सर्जिकल सेफ्टी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ये पॉपुलर होती जा रही है। तो मुझे लगा कि भाई हम उससे पीछे क्यों रहें, हमारे मरीज़ उसका बेनिफिट क्यों ना उठाएं। तो ये सोच के हम लोगों ने अपोलो के साथ टाई अप करके और रोबोटिक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया। जब हम लोग रोबोटिक यहाँ पे लगा रहे थे जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये बहुत बड़ा सवाल था दिमाग में कि भाई यूपी के पेशेंट अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, समझ पाएंगे कि नहीं, कि भाई एक नई चीज़ है, कराना है नहीं कराना है। लेकिन मतलब आप लोगों की दुआओं से और ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों ने 400 से ऊपर सर्जरी की है, एंड आज की तारीख में पेशेंट खुद आके पूछता है कि मुझे रोबोटिक कराना है। 400 मुझे से ज़्यादा रोबोटिक करा हाँ, चुके हो आप। मतलब मुझे कहना नहीं होता है कि आप रोबोटिक कराओ, वो कहते हैं कि मुझे कराना है। एंड हम लोगों की देखा देखी अब सारे ही सर्जन, सारे ही हॉस्पिटल इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। इट्स बिकमिंग पॉपुलर लाइक एनीथिंग। अच्छा, होता क्या रोबोटिक सर्जरी और सामान्य सर्जरी में अंतर क्या होता है? नॉर्मल रोबोटिक सर्जरी जो जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसे जनरल सर्जरी में भी होती है, वो डिफरेंट रोबोट होता है। ऑर्थोपेडिक रोबोट अलग होता है। जब भी आप जॉइंट को लगाते हो तो योर जॉइंट इज़ लाइक योर कार टायर, कि जितना बढ़िया अलाइनमेंट होगा उतना गाड़ी बढ़िया चलेगी, उतना आपका टायर कम घिसेगा, उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो रोबोटिक गिव्स परफेक्ट प्रिसिशन टू पेशेंट्स ओन अलाइनमेंट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोग जब रेगुलर सर्जरी करते हैं तो तरीके होते हैं उसको अलाइनमेंट को निकालने के, तो उसमें चूँकि मैनुअल करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर होती हैं। जब रोबोटिक से किया जाता है तो वो एरर कम होती है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, जो सर्जिकल स्ट्रेस बॉडी पे होता है वो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से जो जॉइंट का है अलाइनमेंट बेटर मिलता है, फंक्शन बेटर मिलता है, एंड हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जॉइंट ज़्यादा साल तक चलेंगे जो रोबोटिक सर्जरी जो से होते रोबोटिक, हैं। क्योंकि अलाइन बेटर है तो हम्म, जल्दी घिसेगा जल्दी नहीं, तो घिसेगा इट नहीं। शुड लास्ट। बट दैट इज़ एन स्पेकुलेशन, टाइम विल टेल, बट दिस इज़ व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग। अच्छा, वो मतलब आपकी कहना मतलब एक रोबोट होता है, वो सामान्य भाषा में वो सर्जरी कर लेता है। नहीं, रोबोट इज़ परफेक्ट असिस्टेंट ऑफ दिस सर्जन। आपका स्टेंट है वो। हाँ, कि मैंने सॉफ्टवेयर पे सारा प्लान कर लिया कि इस पेशेंट के हिसाब से मुझे ऐसे जॉइंट लगाना है, ऐसे प्लेस करना है, ये अलाइनमेंट देना है, उसके मैचिंग जॉइंट हमने उस पर फीड कर दिया। हमारा रोबो जो है ये ऑटोमेटिक रोबो है, कि जब हमने सब डिसाइड कर लिया कि अब एवरीथिंग इज परफेक्ट एज पर माई स्पेकुलेशन, आई लीव द रोबो ऑन। तो रोबोट जो है उनके बोन के कट्स को करेगा और उस जॉइंट को उस प्लानिंग के हिसाब से फिट कर देगा। फिट कर देगा। तो इट इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ माई प्लान। ओके। हम मैनुअली वही प्लान करते तो उसमें कुछ गलतियां होती, अच्छा, मतलब पहले ये काम जो था पहले अपने हाथ से करते थे आप लोग, हाथ से करते अब वो थे। रोबोट आके कर हाँ देता जी, है ये। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, उससे अलाइनमेंट निकाला जाता है। रोबो में वो सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं और रोबोटिक अलाइनमेंट हमको मिल जाता है। ये जो जितनी तेजी से साइंस आगे जा रही है, कुछ दिनों बाद डॉक्टर की जगह रोबोट होगा, वो ये पूरा ऑपरेशन कर देगा। हो सकता है। एआई की दुनिया में बिल्कुल ये भी बिल्कुल, हो सकता है। दैट इज़ अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। लेकिन प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट्स प्रॉब्लम, उस पेशेंट को क्या नीड है, वो शायद अभी रोबो को समझने में हमारी लाइफ टाइम में मुश्किल होगा। अच्छा, ये जो इसका जो सामान पैसा खर्च होता है आदमी का, वो उसमें और रोबोट की सर्जरी में कुछ अंतर होता है? डेफिनेटली इट्स अ कॉस्टली इक्विपमेंट, तो उसकी कॉस्ट आती है। लेकिन चूंकि हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे थे और यूपी में मुझे लगता है कि कॉस्ट एक मेजर डिटरेंट होता है पेशेंट के लिए, और जॉइंट रिप्लेसमेंट में वैसे भी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। तो व्हाट वी प्लान कि हम रोबोटिक का कोई चार्ज नहीं करेंगे, तो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। सिर्फ जो डिस्पोजेबल जो उस पेशेंट में यूज़ हो जाते हैं उसकी कॉस्ट पेशेंट का आती है, वो करीब 50,000 के आसपास। अच्छा। तो टोटल सर्जिकल कॉस्ट में 50,000 ऐड हो जाता है। अच्छा। पेशेंट वो का और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। रिजल्ट मतलब देयर इज नो कंपेरिजन। कितने आपने कितने बताया, 400 आपने ऑपरेशन कर 400 डाले प्लस, कितने टाइम में? इट इज नियरिंग 3 years। 3 साल में 400। आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो जॉइंट की, जॉइंट सर्जरी ना? राइट। कितनी जॉइंट सर्जरी की होगी डॉक्टर साहब आपने? 20,000 के आसपास 20,000 ऑपरेशन सर्जरीज जॉइंट जो से? हैं, that's पिछले मतलब अब तो हो गए 31 years इन प्रैक्टिस। दैट्स 30 साल की प्रैक्टिस में आपने Yeah, 20,000 yeah. ऑपरेशन कर डाले होंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है जॉइंट में ऑपरेशन में, वो कौन से पार्ट की होती है? आई थिंक एवरी सर्जरी इज डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स कि
उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। किसी भी सर्जरी में एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पेशेंट की क्या प्रॉब्लम, उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उसके वेज एंड मीन्स हैं। जॉइंट सर्जरी इज़ नॉट वन सर्जरी, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्जरीज। तो उस पेशेंट में क्या इशू है, उसको हमको कैसे करेक्ट करना है, उसकी एज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो एंड यू ट्राई टू करेक्ट दैट। अच्छा, ये भी बड़ा दुख की बात है कि गरीब जो है वो रोबोट सर्जरी नहीं करा पाता। हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। आज की तारीख में इन जनरल अगर आप देखें तो मेडिकल एक्सपेंसेस आर गोइंग बहुत वेरी महंगे वेरी बहुत हाई। महंगे हो गए हैं। जॉइंट की कॉस्ट है, इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट है। क्योंकि इतनी हाई एंड सर्जरी है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपके पास थिएटर उस तरह का होना चाहिए, आपके पास एनेस्थीसिया उस तरह का होना चाहिए, आपकी टीम उसके लिए गियर्ड अप होनी चाहिए। हर चीज़ में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक बात है तो वो तो। अल्टीमेटली वो पेशेंट की पॉकेट पे आती है। स्टिल वी हैव ट्राइड कि इट शुड बी मिनिमम सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब, एक ये बड़ा सवाल ये भी आता है कि आदमी जो है जब ये ऑपरेशन कराने जाता है तो उसकी मन स्थिति बड़ी डावाडोल होती है। कोई भी छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर की उस समय क्या भूमिका होती है? कैसे आप लोग तैयार करते हैं? क्या समझाते हैं? देखिए, एक कहते हैं ना फियर ऑफ अननोन। हुँ, फियर ऑफ अननोन ये कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, हुँ, आगे अंधेरे के अंदर क्या है मुझे नहीं मुझे मालूम। नहीं पता। मरीज के लिए ये वंस इन लाइफ टाइम इवेंट होता है, हुँ, हमारे लिए रोज का काम है। हाँ, तो हमें उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देना पड़ता है कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम है वो आई कैन सॉल्व। हुँ, ठीक है, उसका ये चीज़ें हैं, इसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व है। आपको देखना है कि भाई वो रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है। हुँ, हम ये समझते हैं कि भाई बेनिफिट ज़्यादा है, आप इस रास्ते को लीजिए। हुँ, जब तक आप किसी को कोई पॉजिटिविटी नहीं दोगे वो उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। दूसरा जो फियर सबसे ज़्यादा मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में, तो आप मुझे बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ेगा, मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा, हाँ, ये डर लगता है। दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग की प्रैक्टिस में पेशेंट इमीडिएटली चलता है, अ, नो रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो पेशेंट लगता है अच्छा ये तो मैं गलत सोच रहा था। हुँ, पेन मैनेजमेंट, वी हैव एक्सीलेंट टीम फॉर पेन मैनेजमेंट, कि पेन ना हो पेशेंट को। जब अगले दिन पेशेंट खड़ा होता है, चलता है, तो बहुत से पेशेंट्स की आंखों में आंसू होते हैं। साहब हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि कि अब हम 24 घंटे में खड़े हो हम जाएँगे। खड़े हो जाएंगे, चल जाएंगे। हाँ, और बाद में जब पेशेंट रिकवर कर जाता है, एक नॉर्मल चलता हुआ आता है, जो आदमी 100 मीटर नहीं चल पाता तो वो आज 2 4 5 किलोमीटर वॉक करता है, अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर रहा है। तो इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर हाँ, ठीक बात है। आपको भी खुशी होती है कि मेरे कि हाँ मेरे भैया। कर हाँ, कई पेशेंट्स हैं हमारे सर्जरी के बाद दे वेंट फॉर वर्ल्ड टूर घूमने, और अच्छा, वहाँ से एक पेशेंट ने मुझे नायग्रा से जाके फ़ोन किया, क्या नायग्रा बात फॉल है! के बाद। तो मतलब इट वाज अ ऑड टाइम कि मेरा कॉल आई कि डॉक्टर साहब मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा बताइए क्या हो गया। हमने सोचा कुछ इमरजेंसी हो गई, यूएस से कॉल कर रहा है। कहते नहीं मैंने सिर्फ कॉल इसलिए किया क्या कि बात है! नायग्रा फॉल पे बैठी हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी बेटी के पास या यहाँ नायग्रा मिलने आऊँगा, एंड राइट नाउ आई एम हियर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। कितना मतलब अच्छा लगा होगा ना आपको इट सबसे बड़ा इमेंस प्लेजर, है ना? इससे बड़ा कोई रिटर्न हो ही नहीं सकता होता है। आपकी लाइफ में। डॉक्टर साहब, जाड़ों के दिनों में आम तौर पे जब लोग उठते हैं, तो उनकी उँगलियाँ जकड़ी होती हैं, हाथ-पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो जाड़ों में ऐसी कौन-सी समस्या हो जाती है और क्या-क्या करना चाहिए जाड़ों में? देखिए जितनी भी जॉइंट की प्रॉब्लम होती हैं दे आर हुँ, मोर इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पेरिफेरी का कम हो जाता है, हुँ, क्योंकि मतलब हीट को प्रिजर्व करने के लिए बॉडी की टेंडेंसी होती है ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देनी। तो जब भी आर्थराइटिक कंडीशंस होती हैं तो कुछ पेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो हमारी नॉर्मल बॉडी वॉश करती रहती है। हुँ, तो जहाँ पे हीट होती है या हम चल फिर रहे हैं, एक्टिव हैं, तो वो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं करता। जाड़ों में चूंकि सर्कुलेशन कम हो जाता है तो उनका एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है। तो ऑल दीज जॉइंट इश्यूज दे आर मोर इन कोल्ड वेदर। दूसरा जितने भी एक्सपोज जॉइंट्स हैं लाइक हैंड के हैं, नी है, या स्किन के नीचे जॉइंट है, देयर इज नथिंग देयर, हुँ, तो दे गेट मोर एक्सपोजर। तो इसीलिए आर्थराइटिक कंडीशन आप देखिए हमेशा कोल्ड वेदर में बढ़ जाती हैं। हुँ। कोई भी आर्थराइटिक कंडीशन उसका कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, बट दिस इज द कॉमन फिनोमेना व्हिच हैज बीन सीन। अच्छा, जाड़ों में ये दर्द या ये परेशानी, इससे निपटने के लिए उपाय क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो डिपेंड करता है कि किस वजह से है, हुँ, उसका कारण का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जो भी रीज़न है उसका। अगर आप जनरल ट्रीटमेंट की बात करें तो हीट थेरेपी, मतलब देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें नहीं अलाउ करते हम लोग, बट इन जनरल हीट थेरेपी है, लोकल एप्लीकेशंस हैं, जेंटल एक्सरसाइजेज हैं, मूवमेंट्स हैं, बॉडी को एक्टिव रखना और बॉडी की हीट को हाई लेवल पे रखना। ऑल दीज थिंग्स गिव यू लेस ट्रबल, बट बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, एक बड़ा सामान्य सा शब्द बोला जाता है गठिया का रोग। वो गठिया का रोग क्या होता है और किस तरह होता है वो? देखिए, गठिया को अगर हम ट्रांसलेट करें तो आर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उसको हिंदी में गठिया बोलते हैं। गठिया बहुत तरीके का होता है। कुछ गठिया होता है कि जो एज रिलेटेड होता है, जॉइंट में घिसाव होता है। द जॉइंट दे आर ऑन एवरेज डिजाइन फॉर 60 ईयर्स। उनमें घिसाव 40-45 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है और वो बढ़ता जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस या एज रिलेटेड गठिया। दूसरा गठिया होता है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक है, चोट लगने के बाद जॉइंट डैमेज हो गया, वो घिसने लगा, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक है। तीसरा गठिया या बाई, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, जिसमें सारे जॉइंट्स में पेन स्वेलिंग होती है और वो बहुत यंग एज में होता है। या रुमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, ऑल्दो रुमेटॉइड आर्थराइटिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जहाँ पे जॉइंट में स्वेलिंग आती है और उसकी वजह से पेन और स्टिफनेस होती है। तो ये अलग अलग तरह के गठिया होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, पहचान क्या होती है? आपको गठिया के रोग की शुरुआत हो गई, ये पहचान क्या होती है? अगर आपके जॉइंट में परसिस्टेंट पेन, स्वेलिंग आफ्टर मतलब 2 to 3 वीक्स के बाद भी परसिस्ट कर रही है, तो हम लोग ये कहते हैं कि दैट नीड्स टू बी एवेलुएटेड। किसी को भी थोड़ा बहुत जॉइंट पेन अनयूजुअल एक्टिविटी से, इंजरी से, किसी भी चीज़ से हो सकता है, बट दैट यूजली सबसाइड विद इन 2 to 3 वीक्स टाइम। अगर वो उसके बाद परसिस्ट कर रहा है तो उसका कॉज इवेलुएट करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से अराइज कर रहा है, क्यों परसिस्ट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। अच्छा, ये ऐसा भी है कि गठिया के रोग की अगर शुरुआत में आपने इलाज नहीं कराया तो फिर बाद में ये लाइलाज हो जाता है? एब्सोल्युटली। आप ये समझिए कि जॉइंट के अंदर डैमेज हो रहा है, उसका कॉज हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं। हम खाली उसको पेन किलर लगा के, अपनी एक्टिविटी कम करके, सिकाई उकाई करके उसका काम चला रहे हैं। आपको तकलीफ में आराम हो गया, लेकिन जॉइंट का घिसाव बढ़ता चला जा रहा है, तो वो फ्यूचर में जाके ज़्यादा डैमेज करेगा, एंड यू रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ट्रीटमेंट डजंट मीन सर्जरी, ट्रीटमेंट मीन्स वेट रिडक्शन, आपका मतलब एक्सरसाइजेज, सपोर्टिव मेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉज। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के जोड़ों में 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन से ज़्यादा दर्द रहता है, तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना एक बार चाहिए। कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए इवैल्यूएट कराने के लिए कि क्यों हो रहा है। अगर कोई बेसिक फैक्टर नहीं है तो ठीक है, जनरल चीज़ें विल वर्क, और अगर कोई आइडेंटिफायबल ट्रीटेबल फैक्टर है, दैट शुड बी करेक्टेड। डॉक्टर, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनके एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, तो कोई खास वजह होती है एड़ी के दर्द की? एडी के दर्द का जो कॉमन रीज़न होता है कि जब हम लोग चलते हैं तो हील के नीचे एक पैड होता है जिस पे कुशनिंग होती है, उस पे हम लोग चलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कुशन जो होता है कम हो जाता है, तो दैट इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न फॉर हील पेन। देन जैसे मैंने बोला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, उसमें शरीर में जगह जगह सूजन आती है, उससे भी पेन हो सकता है। बहुत बार लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। कभी कभी हील में थोड़ी सी बोन बढ़ जाती है, वो इरिटेशन करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और अगेन इट कम्स टू द सेम कि क्या फैक्टर है, उसका क्या ट्रीटमेंट नीडेड है। अच्छा, ये हर एक की एड़ी का दर्द अगर है तो उसका कारण अलग-अलग हो सकता है। बिल्कुल, एडी का दर्द एक सिम्टम है, कि जैसे बुखार मुझे हो गया, तो बुखार एक सिम्टम है। उसका रीज़न वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उसका रीज़न एक्सर्शन हो सकता है, उसका रीज़न बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो सेम थिंग इज़ देयर। अच्छा, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि उनके घुटनों में, उनके काम में इसमें इस वाले पार्ट पे ज़्यादा दर्द रहता है, जबकि वो फिट हैं। तो ये शरीर के नीचे का वाला पार्ट ये है, इसमें क्या ज़्यादा बोझ उठाता है, इसलिए इसलिए ये पार्ट गड़बड़ हो जाता है? कॉमनली जो हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं कि एज एन इंडियन पॉपुलेशन, लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारा बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ अस आर सेडेंट्री इन लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा विटामिन डी, कैल्शियम का इंटेक बहुत कम होता है, तो जॉइंट्स पे लोड बहुत ज़्यादा आता है। जॉइंट का कार्टिलेज जो होता है वो सॉफन हो जाता है, एंड वो पेन कॉज कर सकता है। तो प्रिवेंशन की बात करें तो द बेस्ट थिंग इज रेगुलर एक्सरसाइज, कीप योर वेट रिड्यूस्ड, एंड विटामिन डी एंड कैल्शियम कैन हेल्प। ओके, अगर आपका मानना ये है कि अगर हड्डियाँ बेहतर रखनी हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं मरीजों से भी बात कहता हूँ कि बोन को कभी भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर मत मानिए। बोन इज़ लाइक मसल। हमारी मसल को हम जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना बिल्डअप हो जाती है। सेम इज़ विद द बोन। बोन को अगर आप लोड करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, उस पर प्रेशर आता रहेगा, और साथ में आप सपोर्टिव चीज़ें लेते रहेंगे, तो बोन विल बी स्ट्रॉन्गर। ओके। एक्सरसाइज, डाइट
एंड वेट रिडक्शन। 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। अच्छा, वो कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि योग कोई करे तो या कोई वेट उठाए तो, इन दोनों में ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज का तरीका कौन सा होता है? योग देखिए, ये एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच इज़ कंफर्टेबल टू यू, जो आप रेगुलर कर सकते हो। योग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट मेंटेन्स योर फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है, आपके एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है और जनरल कंडीशन को इम्प्रूव। योगा इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो गुड, बशर्ते कि आप उसको ग्रेजुअली करिए और करेक्ट तरीके से करिए। अगेन द पर्पज इज कि मसल्स पे बोन पे लोड आना चाहिए सो दैट द स्ट्रेंथ इम्प्रूव्स। ये एक गलतफहमी ये भी बहुत होती है कि अगर आपने ट्रेडमिल चलाया तो आपके घुटनों पे असर आएगा, घुटने खराब हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ होता है नहीं, क्या? बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हम्म, वॉकिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज वेदर यू डू इट ऑन ट्रेडमिल और ऑन द रोड, बशर्ते इट हैज़ टू बी अ ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब हम लोग कहते हैं कि 45 मिनट्स में यू शुड बी एबल टू वॉक 5 किलोमीटर्स, दैट इज ब्रिस्क वॉकिंग। लाइकवाइज ट्रेडमिल अगर आप कर रहे हैं तो 5 से 6 की स्पीड पे आप कर रहे हैं, आप 35-40 मिनट उसको नॉन स्टॉप करिए। पहले दिन आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन ग्रेजुअली दैट शुड बी योर टारगेट एंड दैट विल हेल्प। दैट कहाँ पे नुकसान दे सकती है, अगर आपका बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है, आप ट्रेडमिल में चल रहे हो और डिसबैलेंस हुआ, इट कैन कॉज यू इंजरी, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, अगर आपका जॉइंट डैमेज हो रहा है ऑलरेडी, हम्म, आर्थराइटिस हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है और उसमें आप ट्रेडमिल भी चला रहे हो, दैट कैन डैमेज। ओके। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट हैज गॉट नो डैमेज। तो आपका मानना ये है कि अगर आपकी पैर ठीक हैं और आप 5 और 6 की स्पीड पे ट्रेडमिल 30 मिनट चला रहे हो तो आप बेहतर बेहतर काम कर दैट रहे इज हो। अ गुड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज पर्याप्त है। दैट इसके इज बाद अगर 30 मिनट कोई आदमी 5 और 6 की स्पीड से चला ले, इसके बाद कोई और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है दिन में, इतनी पर्याप्त बिल्कुल, है? क्योंकि इसमें आपके हार्ट पे वर्क हुआ, हुँ, आपके पंजों पे, काफ पे, हिप हुँ, पे वर्क हुआ, हुँ, लेकिन बाकी अपर बॉडी पे कोई वर्क नहीं हुआ। हुँ, हुँ। तो आपको और एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए ताकि बाकी मसल्स भी वर्क करें। ओके, ओके। शोल्डर की स्ट्रेंथ है, आर्म की स्ट्रेंथ है, उन पे भी, क्योंकि जैसे जैसे एज ग्रो करती है, आफ्टर सर्टेन एज मसल मास कम होता है, हुँ, तो आपको मसल्स को स्ट्रॉन्गर करना है। हुँ, और जब मसल स्ट्रांग होगी तो बोन भी स्ट्रांग होगी, हुँ। तो उस पे भी वर्क करना है। अच्छा देखो, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। हड्डी पे, बोन पे या बाकी शरीर के पार्ट पे इसका भी कोई असर पड़ता है कि वेजिटेरियन की ज़्यादा अच्छी हड्डी होती है, नॉन वेज की ज़्यादा अच्छी होती है? नहीं, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है। हुँ, चीज़ ये है कि आपके खाने में प्रोटीन और कैल्शियम हुँ, एंड विटामिन्स, ये 3 चीज़ें प्लस योर एक्सरसाइज एंड अबव ऑल योर जीन्स, हुँ, कि आपको क्या मिला है विरासत में, हुँ, इन चीज़ों पे आपकी बोन की स्ट्रेंथ निर्भर करती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, आप प्रोटीन का ध्यान रखिए, ये प्रोटीन आपके खाने में सफिशिएंट होना चाहिए और विटामिन डी एंड कैल्शियम ज़रूर होना चाहिए। प्रॉब्लम खाली एक है कि जिस तरह का खाना हम लोग खाते हैं, जिस तरह की कुकिंग हमारी होती है, सब भून के और बहुत फ्राइड हुँ, खाते हैं, हुँ। उसमें अधिकतर विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा है तो खाने की क्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत है या आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत अच्छा, किस तरह की खाने की क्वालिटी आपको लगता है बेहतर होनी है। चाहिए? रिलेटिवली लेस फ्राइड, हुँ, मतलब बिल्कुल भून दिया आपने सब्जी को तो उसके न्यूट्रिएंट तो ख़त्म हो गए, टेस्ट ही बचा खाली। तो आपको एक बैलेंस निकालना है कि आपके टेस्ट भी आ जाए और न्यूट्रिएंट्स ना खराब बड़ा बड़ा बुरा लगती है, ये तो बहुत मिर्च मसाले ना हो तो अच्छा नहीं लगती ना। हो। ले, समोसे देख के, लिमिट भटूरे वो, समोसे देख के, हाँ, वो भटूरे हम देख लोग ने के अपनी आदत बना ली है एक्चुअली। मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि भगवान जी ने कितना अन्याय किया कि ऐसा होना चाहिए था कि अगर आलू के पराठे, मक्खन, भटूरे खाओगे तो ज़्यादा शरीर ठीक ज़्यादा रहे नुकसान और लौकी होगा। तोरई खाओगे तो शरीर कम काम करेगा। तो अगर ऐसा होता तो कितना नहीं, अच्छा लौकी होता। तरोई की बात नहीं है, हुँ, आप नॉर्मल खाना खाइए, जैसे खाने में हम लोग दाल लेते हैं, हुँ, तो दाल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हुँ, प्रोटीन। हुँ, हम लोग सब्जियां लेते हैं, सब्जियों को आप कम भून-भान के बना सकते हैं, हुँ, आप स्टीम करके उस तरह से बना सकते हैं। हुँ। थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, बंद नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोटीन या कैल्शियम अगर एक आदमी वेज है और एक नॉन वेज है तो ज़्यादा किसको मिलेगा? इट डिपेंड्स, नॉन-वेज में डेफ़िनिटली प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता ज़्यादा है, होता है। तो ईज़िली आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको दालें हैं, पल्सेस हैं, चना है, पनीर है, चीज़ है। इसमें ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, उधर में चिकन लिया और हाँ, चिकन में काम चल अमाउंट गया, अमाउंट अमाउंट कम, आपको ज़्यादा लेना ज़्यादा पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर लेकिन साहब, कर एक सकते हैं। एक और बड़ी समस्या आती है जिससे मैं भी जूझ रहा हूँ और मेरे कई साथी भी जूझ रहे हैं। वो है कि सब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सब गर्दन झुका रहे हैं, हमारे कैमरामैन भी लोग झुकाते हैं गर्दन और पीछे से गर्दन
बोलना शुरू हो जाती है ना, वो मैंने आपको एक्सरे भेजा था, मेरे कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उसकी वजह से जो सर्वाइकल जिसको पेन बोलते हैं, ये कम समस्या बड़ी कॉमन हो रही है। बहुत इसका क्या निदान है, कैसे कैसे होती है और क्या समस्या क्या आती है आज इसमें की है? तारीख में आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है, लॉट ऑफ टाइम दे आर वर्किंग ऑन सिस्टम। मोबाइल, 6-8 घंटे सिस्टम पे बैठे काम वरना कर मोबाइल रहे पे हैं। बैठे हुए हैं। हाँ, तो आपका शरीर जब एक पॉस्चर में बैठता है तो कुछ सर्टन मसल्स होल्ड करके उसको रोक के रखती है। जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो ये गर्दन की मसल्स ने इसको होल्ड किया, तब मेरी गर्दन अपनी जगह पे, अदरवाइज इट विल फॉल। जब आप घंटों उस पोजीशन में रहेंगे तो ये सोचिए वो मसल घंटों तक उसी जगह रहेगी। उसी जगह पे टाइट रुकी हुई है, इट इज़ बाउंड टू फेल। तो दैट कॉजेज एक्स। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जब भी आप किसी एक पॉस्चर में बैठ के काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद थोड़ा मूवमेंट करना ज़रूरी है, थोड़ी मसल की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, थोड़ा इधर उधर घुमाना ज़रूरी है, पॉस्चर चेंज करना ज़रूरी है। हर 1 घंटे बाद ये करना हाँ, चाहिए। 1-1.5 घंटे बाद जैसे भी आपका शेड्यूल बन पाए ये कर लेना चाहिए। उससे ये सब प्रॉब्लम रिड्यूस की जा सकती है। दीज आर पॉस्चरल इश्यूज, नो डाउट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज अ पॉस्चरल प्रॉब्लम इन मोर देन 90% ऑफ केसेस, सेल्फ क्रिएटेड है। अच्छा, तो इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, अपने मूवमेंट करते रहेंगे और तो ये नहीं होना चाहिए। तो सर सर्वाइकल अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या उससे सिर का दर्द हो, ये इस ऐसा ये सब भारी रहता है, ऐसा भी होता हो है ये? सकता है, हो सकता है। या कोई और वजह होती है इसकी? नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सर भारी होने के, लेकिन स्पॉन्डिलोसिस इज ऑल्सो वन रीज़न। रीज़न ये है कि सारी नर्व्स यहाँ से निकल के ऊपर और नीचे जाती हैं। तो अगर मसल्स बहुत देर टाइट हैं तो वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालती हैं, और वो नर्व्स जहाँ पे भी जा रही होंगी, आपकी झंझनाहट हो सकती है, आपकी पीठ में झंझनाहट हो सकती है, किसी एक पॉइंट पे पिंचिंग पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, तो इसकी सर्वाइकल की कोई एक्सरसाइज भी होती है? सर्वाइकल के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं हम लोग, कि जैसे फ्रंट में इस तरह से रख के प्रेशर करना, साइड से प्रेशर करना, और इधर कितनी प्रेशर देर ये करना। जो प्रेशर करना होता प्रेशर है? शुड बी मेंटेन फॉर 5 to 10 seconds। जरा एक And- बार आप मेरे हाँ, प्लीज डेमो right। बताइए। जैसे ऐसे आपने रख लिया, हाँ। या आपने फ्रंट में प्रेशर दिया, मूवमेंट मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ। सिर्फ ऐसे दबाव दे रहा हूँ ताकि मसल्स मेरी मूव कर रही हैं। इसी तरह से मैं पीछे कर रहा हूँ, हाँ। फिर मैं इधर कर रहा हूँ, फिर मैं इधर कर रहा हूँ, फिर मैं ये कर रहा हूँ, एंड अच्छा, देन ये सब सिर्फ मूवमेंट। अच्छा, ये 5-5 10-10 सेकंड करना है? हाँ, ये आप हर घंटे 2 घंटे पे कर लीजिए। अच्छा, ये गर्दन की ये सबसे बेहतर उपाय है। स्पॉन्डिलोसिस के लिए दिस इज अगर ना भी हो तब भी एक सामान्य आदमी को करना चाहिए काम? अगर आप एक बहुत देर एक पॉस्चर में कर रहे हैं, यू शुड डू इट। तो ये काम सबको कर लेना चाहिए जिससे बिल्कुल गर्दन कर- हमेशा के लिए बेहतर हाँ, रहे। अच्छी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ और है, लोग कहते हैं कि लोगों को वॉक करने से घुटनों पर असर पड़ता है, ऐसा भी कोई समस्या नहीं, है? जैसा मैंने बोला ना कि ट्रेडमिल या वॉक करने से घुटनों में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर आपके घुटने नॉर्मल हैं, आपका शरीर नॉर्मल है, तो इट कैन गिव यू पॉजिटिव इफेक्ट, इट कैन मेंटेन योर जॉइंट वेल। जो लोग रेगुलर वॉकिंग सिंस यंगर एज करते आए हैं, उनके जॉइंट्स अच्छे रहते हैं। और जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, रनिंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज टू सर्टन एक्सटेंट। अगर आप ज़्यादा रनिंग करते हैं तो इट कैन कॉज ओवर यूज इंजरीज, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं आपको हो ही जाएगी, बट यू आर एट मोर रिस्क। अच्छा लोग सोसाइटियों में घूमते हैं, पत्थर का वो फर्श होता है, उसमें और घास कच्ची जमीन में घूमने, इसमें भी अंतर होता है? वॉकिंग में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने शूज़ सॉफ्ट पहने हुए हैं, आप कहीं भी हार्ड सरफेस पे भी वॉक कर सकते हैं। रनिंग में फ़र्क पड़ता है, जॉगिंग में फ़र्क पड़ता है। जॉगिंग में जब आप दौड़ते हो तो यू गिव इम्पैक्ट, अगर वो हार्ड सरफेस है तो इट पुट्स मोर इम्पैक्ट ऑन द जॉइंट्स। तो उसमें आपको या तो ग्रास पे या सॉफ्ट सरफेस करिए या रबर सरफेस पे करिए, जॉगिंग अगर करनी। वॉकिंग यू कैन डू ऑन प्लेन सरफेस। अच्छा, टहलना है तो कहीं पे भी टहल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टहलना आदमी को कितनी देर रोज चाहिए? ये नॉर्मली 45 मिनट्स इज रिकमेंडेड, कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं 45 मिनट्स तक आपको रेगुलर करनी चाहिए, तभी बॉडी सिस्टम जो होता है एक्टिवेट होकर उस लेवल पे आता है कि इट कैन बी बेनिफिट, एंड दैट शुड बी ब्रिस्क वॉकिंग। अगेन तेज चलना है, आराम आराम से बातें करते हुए चल रहे हैं, वो नहीं मारते हुए टहल रहे हैं, है, दैट वो इज नहीं, ऑफ नो यूज, उसका कोई फायदा नहीं है। यू आर जस्ट एंजॉयिंग दैट एंड वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, मतलब ये जो हमने देखा सोसाइटी में हमारी benefit सारी भाभियाँ जी जो टहलती हाँ, हैं, वो पंचायत करते हुए, उससे कोई फायदा नहीं वो है। हेल्थ बेनिफिट है, हाँ, वो दिमाग के लिए एक्सरसाइज है, दिमाग के शरीर के लिए उसके नहीं। शरीर में कोई फर्क नहीं शरीर पड़ता। उतना फर्क अब नहीं मतलब शरीर में तो आप गाने सुनते हुए फिर तेज वॉक कर लीजिए, बिल्कुल, ये था। हाँ लोग, मतलब ये आज आप सब दर्शक देख रहे होंगे, और मेरे ख्याल से आप लोगों की सोसाइटी में देखते होंगे अंकल आंटी भाभी लोग ऐसी गप्पे मारते हुए चलते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया तेज चलिए और ज़रा बातें कम करते हुए तेज चलिए। डॉक्टर साहब, एक और डर लगता है लोगों को, मैंने देखा है कई सारी महिलाओं को खासतौर देखा है, जब वो चलती हैं तो फिर वो उनकी चाल यूँ टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है एक एज के बाद। मैंने बुजुर्ग महिलाओं को देखा है, वो इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो बीमारी क्या होती है?
नॉर्मली जो एज रिलेटेड गठिया होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, वो इनर पार्ट ऑफ द नी से स्टार्ट होता है। तो जब इनर पार्ट के नी से स्टार्ट होता है तो वो वहाँ पे घिसने लगता है एज के साथ, तो वो नी आपके धीरे धीरे बेंड होने लगती है। तो जब बेंड होते हैं तो आपकी ये स्विंग शुरू हो जाती है। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ओल्ड एज में बो लेग हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल कर्व हो जाते हाँ हैं, हाँ। वो एडवांस स्टेज आर्थराइटिस की होती है, अच्छा। उसकी वजह से होता है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, बच्चों की उंगली, पैर की उंगली वो टेढ़ी होती है, मतलब इधर से उधर से होती है, वो क्या वजह होती है? बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसे बताना तो मुश्किल है कि उसका रीज़न देखना पड़ेगा कि वो नॉर्मली इट शुड नॉट बी देयर, अच्छा। कि वो बाहर की तरफ टेढ़ी है, अंदर की तरफ टेढ़ी है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अच्छा, उसका कोई मतलब पर्टिकुलर कुछ नहीं है, किसी भी नहीं, वजह से, किसी हाँ, वजह से हो हो सकती है। सकती है, उसका रीज़न एग्जामिन करके और एक्सरे करा के देखा जा सकता है कि उसका कारण क्या है। तो कुछ अब निजी बारे में, अपने बारे में बताइए कि आपने जब पढ़ाई कहाँ से की थी? मैं मतलब आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी 81-83 में। उसके बाद मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था, एमबीबीएस यहाँ से किया, एमएस यहीं से किया। देन आई वेंट फॉर फर्दर ट्रेनिंग इन जॉइंट सर्जरी, दिल्ली रहा। उसके बाद वर्ल्ड ओवर करीब 31 डिफरेंट सेंटर्स में काम किया हुआ मैंने दुनिया जॉइंट के सर्जरी, 31 अलग-अलग। जहाँ जहाँ मौका मिला जाने का, just to learn new technology and new things. And then I came back in Lucknow in 94 and started practicing. अच्छा, आपने वो जो अस्पताल बनाया था अपना रेडियस, वो कौन से सन में बनाया था? 2014 2014 में। 14 में वी ओपनड है, फिर 3 साल ये पहले आपने उसको बंद वाइंड करके ऑफ कर अपोलो, दिया। यूपी का सब, मेरे ख्याल से आर्थोपेडिक्स का सबसे बड़ा अस्पताल था वो। It was only dedicated joint replacement center in the UP. And मतलब I feel proud to say that कि हमने और हमारी वाइफ ने मिलके एक विजन लेके उसको बनाया था, and it was one of the most wonderful setup you can see. भाभी भी डॉक्टर है। She is a gynecologist, and she left practice and she started managing the hospital. So she was managing everything behind the scene, and I was just managing the patients. क्या बात। अब वो कुछ निजी बातें ये पूछूं कि जब कोई आदमी अपना सपने से इतना बड़ा बनाता है और वो अस्पताल भी इतना बड़ा चल रहा होता है कि मैं जब भी गया तो वहाँ 100-200 पेशेंट से कम मुझे मिले नहीं, तो क्या चाहत होती है इंसान की कि आपने इतने चलते हुए हॉस्पिटल को, जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नाम था, लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि डॉक्टर, समझ में नहीं आया कि डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल रेडियस को छोड़कर और फिर अपोलो को ज्वाइन किया। देखिए, जो हॉस्पिटल मैंने बनाया था, हम लोग जब प्रैक्टिस में आए तो सिंस आई वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी वाज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, दैट वाज द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू मेक अ हॉस्पिटल। लेकिन ये था कि नहीं, हमें हॉस्पिटल नहीं बनाना, बिकॉज वी वांट टू वर्क, वी वांट टू फोकस ऑन आवर ओन स्पेशलिटी। लेकिन बहुत सालों की प्रैक्टिस में फिर ये लगा कि कहीं जाके हमें कंस्ट्रेन हो रहा है। हम दुनिया भर जाके टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस लेवल का नहीं है। तो वो दैट वाज द कंस्ट्रेंट। तो देन वी डिसाइडेड कि भाई, द डे शी डिसाइडेड कि मैं प्रैक्टिस छोड़ के आई मैनेज दिस हॉस्पिटल टू इंटरनेशनल लेवल एंड यू वर्क। तो जब हम दोनों ने ये डिसाइड किया, देन वी मेड दैट हॉस्पिटल, एंड it was the first hospital in UP which was dedicated for joint surgery, and we have a joint theatre which was of international class. हमारे जो ऑपरेशन थिएटर थे, that was the first operation theatre in whole of the UP which was made with international standard. तो जब वो रन कर रहा था तो we were able to deliver quality. प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही थी कि चूँकि मेरी स्पेशलिटी है जॉइंट रिप्लेसमेंट की, हमारे अधिकतर पेशेंट जो होते हैं वो 60-70 साल के पेशेंट, जिनमें और मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। किसी भी सिंगल स्पेशलिटी सेटअप में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर उस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, नेफ्रो की प्रॉब्लम हो रही है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो रही है, तो उस स्पेशलिस्ट को ला के उसको मैनेज कर पाना। तो कहीं ना कहीं हमें कंस्ट्रेन फील होता था कि यहाँ पे हम अपने पेशेंट को वो केयर नहीं दे पा रहे हैं जो हमने ड्रीम किया था। तो देन वी डिसाइडेड कि भाई, अगर हम अपोलो शिफ्ट होते हैं तो क्वालिटी मेरी है, अपोलो का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे पास सारे स्पेशलिटीज़ का सपोर्ट अवेलेबल है। पहले मैंने 2.5 साल मेदांता में भी काम किया और अपना हॉस्पिटल में भी करता था। तो मेदांता में जब हम काम कर रहे थे तो ये हमें बेनिफिट वहाँ दिखता था कि यहाँ पे हमारे पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा हार्ट स्पेशलिस्ट इमीडिएटली अटेंड कर रहा है। हमारे यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो हम कॉल कर रहे हैं, सर अभी नहीं, सुबह देख लेंगे, शाम देख लेंगे। तो वो पेशेंट वो समवेयर, हमें लगता था कि हम
जो केयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट वाज द बेनिफिट एंड दैट वाज द रीज़न वी शिफ्टेड कि हम अपनी क्वालिटी केयर दे पाएँ और सारी केयर जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरे मरीजों को मिले। दैट वाज द विजन अच्छा, बिहाइंड दैट। जिस दिन आपने ये फैसला किया कि हमको इसको सेल करना है या छोड़ना है, उस दिन कैसा लगा था? इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन है ना? बिकॉज़ आप किसी चीज़ को पैदा करें, बनाएँ, बनाएँ, उसके बाद उसको ग्रो करें और आज भी लोग मतलब जानते हैं रेडियस को सब बहुत जानते दूर हैं, तक, सब जानते हैं पूरी नेपाल दुनिया। तक, एमपी तक, हाँ, बिहार हाँ। तक लोग जानते हैं। तो वो आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन बहुत बार कुछ डिसीजन आपको प्रैक्टिकल लेने पड़ते हैं। हुँ। तो ये था कि भई ठीक है, कर लिया। अब आगे हमें इसके अगर जाना है और बेटर केयर प्रोवाइड करनी है तो वी हैव टू हैव दैट। तो आपने ये नहीं सोचा कि रेडियस को ही अपोलो बना देते हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स भी एक बड़ा इट्स अस्पताल बनाते हैं इट्स कि अ डिफिकल्ट थिंग। दूसरी चीज़ पे मैं आऊँगा, आपने कहा बड़ा अस्पताल। हॉस्पिटल रनिंग अ हॉस्पिटल इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। हुँ, क्योंकि आपको इतने सारे उसमें नॉर्म्स इन्वॉल्व हैं, इतने सारे कंट्रोल्स इन्वॉल्व हैं, स्टाफ इन्वॉल्व है, उसका मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो उन सारी चीज़ों को compete करके एक अच्छी क्वालिटी देना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और आफ्टर सर्टेन एज आपको लगता है नहीं कि भाई यू फोकस ऑन योर ओन कोर कॉम्पिटेंसी रादर देन गोइंग इन तो मैनेजमेंट। इस डिसीजन का फैसला ज़्यादा आपका था या ज़्यादा मैडम का था? दोनों का। दोनों का था। इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन टू ओपन द हाँ, हॉस्पिटल हाँ, एंड बहुत समय लगा भाई। हाँ। इट्स नॉट इजी कि उसको आप एक दिन में बंद कर दो। आप लोगों की लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? हमारी लव मैरिज थी। लव मैरिज। वी आर बोथ बैचमेट्स। अच्छा, दोनों बैचमेट थे हम आप। लोग 84 में जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो वी वर कैडावर पार्टनर्स। अच्छा, जहाँ हम लोग का डिसेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ फर्स्ट डे आप बैठते हो, तो शी वाज सिटिंग देयर, आई वाज सिटिंग अच्छा, हाँ। तो स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो आपने आपने प्रपोज़ किस तरीके से किया? तो उस दौर में और तो बड़ा मुश्किल होता है ना प्रपोज़ करना? उस ज़माने में प्रपोज़ल्स नहीं होते थे, हुँ। होता था बस यू लाइक ईच अदर, यू स्टार्ट मीटिंग एंड देन थिंग्स गो ऑन। तो शादी आरामदेह, शब्द घर वालों सब दोनों के घर वाले राज़ी थे? हाँ, ठीक-ठाक। थे। हाँ, उसमें कोई इश्यू नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई ऐसा इश्यू नहीं था, उनके यहाँ भी कोई इश्यू नहीं 84 में तो लव मैरिज थोड़ी मुश्किल होती होगी था। ना साहब? वी गॉट मैरिड इन 93। अच्छा, 84 में मुलाकात और फिर 93 शादी, लंबा 9 साल आपने है ने। डॉक्टर साहब बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरी बेटी है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है अच्छा, एंड वो अपनी कंपनी रन करती है वाह! एंड कहाँ पे? सो वो तो लैपटॉप में कंपनी है उनकी, हाँ, तो अच्छा, वो अच्छा, घूमती हाँ, रहती हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ, तो वेरी गुड। अभी जैसे आजकल गोवा में हैं वो, वहाँ कर वाओ! रही हैं और कभी यहाँ रहती हैं, कभी माँ ब्रदर यूएस में रहता है, वहाँ चली जाती हैं, कभी मेरा बेटा जो है कनाडा रहता है। वो क्या करते हैं? वो उसने साइकोलॉजी में मेजर किया हुआ था वहाँ से, वहीं से कनाडा से, वैंकूवर से, और अब जियोलॉजी में, रीजनल जियोलॉजी में वो मास्टर्स कर रहे हैं। वाह! कितनी अच्छी बात है कि मतलब आम तौर पे डॉक्टर लोग सोचते हैं कि दोनों जब डॉक्टर हों कि बच्चे भी हमारे डॉक्टर बन जाएँ। हमारे आपको बताऊं कि आई एम द थर्ड जनरेशन डॉक्टर। मेरे अच्छा, ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो एक इच्छा थी कि समबडी शुड टेक इट फॉरवर्ड। लेकिन ये लगता था कि भाई जो बच्चे जिस चीज़ को लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर पाएँ, बिल्कुल जिसमें ठीक बात उनका है। इंटरेस्ट हो वो करें, तो वो कभी इससे नहीं होगा कि हम कुछ और करते। तो वी सेट देम फ्री। हमने उनको एक्सपोजर दिया कि भाई ये मेडिकल फील्ड है, उनको हॉस्पिटल भी लेके गए, ओटी में भी दिखाया कि भाई साथ में देखो हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बट दे डिसाइडेड कि नहीं, आई डोंट वांट। इट्स अ, देयर ये डिसीजन। बच्चों को ये भी लगता होगा कि आप लोग प्रैक्टिकल बात है, आप लोग मशीन हो जाते हैं। सुबह उठते एब्सोल्युटली। हैं आप और शाम तक आपको मतलब मैं जब भी आपसे मिलने गया हूँ तो बाहर कम से कम 100-200 लोग लाइन में लगाए होती हैं। आपको साँस लेने की फुर्सत नहीं होती है और आप एक के बाद आप बता ही रहे 3 सर्जरी रोज़ करते हैं। तो सालों से 30 सालों से आपकी ज़िंदगी यही है। तो बमा तो आपकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं डॉक्टर साहब, हर इंसान की एक निजी ज़िंदगी होती है, उसे गाना गाना, उसे पिक्चर देखना, कुछ बचा है आप लोगों के पास? नहीं बचा, नहीं, नहीं, बिल्कुल बचा है, बचा के रखा है, ऐसी बचा बात के नहीं। रखा हाँ, है? चीज़ ये है कि मेडिकल फील्ड इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल बहुत फील्ड, स्ट्रेसफुल स्पेशली है। सर्जिकल फील्ड। हुँ, क्योंकि आप जब स्पेशलिस्ट की तरह वर्क करते हो ना, तो आपका माइंडसेट अलग होता है। हुँ, आपके सामने आपका पेशेंट होता है, उसके लिए क्या बेस्ट करना है आपके दिमाग में चल रहा था, तो वो कभी दिमाग से निकलता नहीं है। हुँ। तो घर पे भी होते हो तो लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग इन माइंड। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो वो शायद बच्चों को कहीं दिखा होगा कि दे निश्चित डोंट दिखा वांट होगा। दिस लाइफ। और दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जो आपको जो सेटिस्फैक्शन देती है, हुँ। वो शायद कोई फील्ड नहीं।
कोई फील्ड नहीं दे सकती। ठीक करने का हाँ, किसी को चला रहे जो चलाना है। पेशेंट कष्ट में आया है, दिक्कत में है, जो चल भी नहीं पा रहा है, जो वो चलता फिरता खुश आता है ना, तो वो किस प्रोफेशन में आपको मिलेगा? अच्छा नहीं डॉक्टर मिलेगा। साहब, सॉरी टू से लेकिन अब एक गलत धारणा भी समाज में जा रही है। लोगों को लगने लगा है कि बड़े-बड़े अस्पताल लूट का सेंटर बन गए हैं, बिल ज़्यादा लगाते हैं। कई घटनाएँ ऐसी आती हैं कि लोग डेड बॉडी तक को रोक लेते हैं कि पैसा पूरा ना दो। ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन होती जा रही हैं। एक ज़माने में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था और अब डॉक्टरों की छवि भी समान तरीके से लोगों के बीच में गलत बनती चली जा रही है। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? ये कारण तो भई आप भी जर्नलिस्ट की फील्ड में हैं और आप देख रहे हैं कि सोसाइटी का डिटोरेशन तो इन जनरल है सब हुँ, जगह। हुँ। तो सर्टेन परसेंटेज पीपल, आपकी फील्ड में भी हाँ, हर आदमी हुँ, सही नहीं है, गलत लोग हैं, तो मेडिकल में भी होंगे। आई डोंट डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट। एंड चूंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि आज की तारीख पे इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारी चीज़ों का। हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमें चीज़ें एक सेट पैटर्न में करनी है। आप मॉनिटर हो रहे हैं, आप मॉनिटर होने के बाद यू कैन बी एग्जीक्यूटेड, तो वो प्रेशर आपके ऊपर है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपना एक लेवल तक मेंटेन करके रखना है, उसका प्रेशर है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। अल्टीमेटली दैट कॉस्ट इज बॉइल्ड डाउन टू द हॉस्पिटल इज, मतलब जो आपने कहा ना कि भगवान समझने से काम नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी टेकन एज अ इंस्टीट्यूशन। हुँ, जिस इंस्टीट्यूशन में पैसा आपका इन्वॉल्व है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से रिकवर होना है, उसके सिस्टम्स बनने चाहिए। हुँ, वी ट्राई दैट इन अपोलो कि भाई जहाँ तक हो सके पेशेंट को हम केयर दे पाएँ, उसको एक रीजनेबल सपोर्ट दे पाएँ। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी इस बात पे मैं कहूँ, एक बार एक समाज सेवी थे, एक नेताजी थे, उनसे बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप लोग को जो है हॉस्पिटल में गरीबों के लिए जो है वो करना चाहिए, उनके लिए। हमने कहा भाई हम तो ऑलरेडी सब्सिडाइज वर्क करते हैं, उसी चीज़ की कॉस्ट दूसरी जगह हमसे 50% ज़्यादा आती है, हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं बिकॉज आई वांट टू गिव दैट केयर। हुँ, ठीक है, वो माइंडसेट हमारा है। हम तो पेशेंट से रोज़ डील कर रहे हैं, आप तो अभी आए हो, हमारा तो रोज़ पेशेंट से मिल रहे हैं, उसकी कष्ट देख रहे हैं, उसकी तकलीफ देख रहे हैं। वी ट्राई दैट, लेकिन एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप एक काम करो, यू मेक अ हॉस्पिटल। हुँ, ठीक है, आप अपने फंड जमा करिए, आप हॉस्पिटल बनाइए, आई विल वर्क देयर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू रन इट फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। प्रैक्टिकल नहीं है, हुँ, हो नहीं सकता। somebody हैज़ टू पे फॉर इट। ठीक है, तो वो जब क्या होता है, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हमारा कोई भी हेल्थ बजट नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या वही है। तो आप बाकी चीज़ों के लिए आप खर्चा कर लेते हो, आप हेल्थ पे नहीं, सेविंग नहीं होती आपकी। हुँ, और चूंकि कॉस्ट हेल्थ की बढ़ती जा रही है, तो जब एक सडन आपके पास इमरजेंसी आती है, तो देन आपका सारा सिस्टम हेवाय खराब हो हो जाता जाता है। है। तो समवेयर, मतलब दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। कैसे होगा आई डोंट नो, बट द हेल्थ सिस्टम हैज़ टू बी डेवलप लाइक दैट कि पीपल शुड गेट सपोर्ट। एक बड़ी समस्या ये है कि लोग जागरूक नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बिल्कुल, आदमी को। एब्सोल्युटली। आपके यहाँ भी ऐसे केस आते होंगे जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता होगा? हमारे यहाँ मतलब चूंकि एक कॉर्पोरेट सेटअप है, हुँ, एक सेट कॉस्ट है हर चीज़ की, तो एवरीबडी नोज कि यहाँ पे कॉस्ट इतनी आएगी। तो एज हाई एज 70-80% हमारे पेशेंट जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं कहीं कवर ना होते हैं कहीं से। इंश्योरेंस से, हाँ। लेकिन हाँ, 15-20% कॉस्ट के भी होते हैं। वो पेशेंट होते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा, हाँ, वो बिकॉज पीपल डोंट हैव सपोर्ट सिस्टम, पीपल डोंट हैव टेक्नोलॉजी, और वो नो हाउ नहीं है कि उस बीमारी को ट्रीट कर पाए। तो वो आते हैं, वो अपनी पॉकेट से कराते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, ये भी बड़ा टफ है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी तो मर ही जाता है अधिकतर, लेकिन उससे घरवाले भी मर से जाते हैं, इलाज इतना महँगा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सुझाव हमेशा ये रहा है, मैंने कई फोरम पे कहा है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट कैंसर का इलाज फ्री रखना चाहिए। कुछ सिस्टम करना चाहिए कैंसर बिकॉज में बहुत दर्द होता है, मतलब पेशेंट उनके परिवार के लोग यानी क्या-क्या बेच रहे होते हैं गरीब लोगों के लिए। डॉक्टर साहब जो ग गाँव देहात के लोग हैं, अभी भी वो पैर टूटा और लोग खींच रहे हैं गाँव में एक आदमी झोला छाप डॉक्टर, ऐसे लोग भी आते होंगे जिनके केस बहुत बहुत आते हैं, बिगड़ते हैं। बहुत मिसमैनेज पेशेंट्स आते हैं, जिनको बहुत सिंपल, जैसे आपने अपने बेटे की ही बात की, अगर उस तरह का मरीज इमीडिएट इंजरी के बाद मेरे पास आ जाए, आई कैन मैनेज इट हाँ, विदाउट इन्वॉल्विंग कॉस्ट। लेकिन अगर वो मिसमैनेज हो गया, लेट आया, अब उसको मेजर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो उसकी कॉस्ट 20 गुना बढ़ गई। बीसी होना पड़ गई, हाँ।
तो उस वजह से क्योंकि पेशेंट्स राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीज़न, आई डोंट ब्लेम एनीबडी। हम लोग के यहाँ इतने पेशेंट्स हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, एंड दे हैव फेथ एंड बिलीव इन लोकल पीपल। दे मे बी राइट, दे मे नॉट बी राइट, आई डोंट नो। तो वो एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं पेशेंट्स को नुकसान करती है। एक बड़ा मिथ ये भी है कि अगर हमारे घुटने काम नहीं कर रहे, हमारा हिप काम नहीं कर रहा है और हमने इसको चेंज कराया तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, आपने तो बहुत सारे चेंज किए ये होंगे। रोज़ का है। ये तो मतलब मैं जैसे 100 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें से 50-60 पेशेंट तो ऐसे ही होते हैं, रिप्लेसमेंट वाले होते हैं, और सबका ये सवाल होता है कि साहब, वो हमने कहा था, वो उन्होंने बताया कि शायद फिर मैं चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी, या चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा, और मुझे बिस्तर पे रहना पड़ेगा, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और बहुत कम दिन चलेगा, उसके बाद पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये एक बहुत गलत धारणा है मरीज़ों के दिमाग में। आज की तारीख में जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं, पेशेंट्स almost immediately they can walk. Myself got trained in USA for early rehab joint replacement. तो we used to allow patient walking immediately. अच्छा, ऑपरेशन के तुरंत बाद अच्छा। 4-6 घंटे में पेशेंट यूज टू स्टैंड एंड वॉक। तो ऑपरेशन के बाद चेंज किया आपने, तुरंत 4 घंटा चल शाम जाता है? शाम से पेशेंट चल फिर रहा है, अच्छा, वेरी और गुड। यूजुअली पेशेंट अगले दिन सुबह डिस्चार्ज अरे हो वाह! जाते हैं। तो वो चीज़ें अवेलेबल हैं अब। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत होती है, पेशेंट चल नहीं पाएगा। 100% कोई भी सर्जरी नहीं होती। सर्टन पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन जिसके साथ होते हैं उसको अगर किसी मरीज ने देख लिया तो उसके दिमाग में ये फियर फिर आ जाता आ है। जाएगा। तो सर्टन रिस्क आर देयर, नो डाउट अबाउट इट, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट दे लीड नॉर्मल लाइफ। ओके। और डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर बाकी शरीर के पार्ट में होता है, हड्डियों में भी कैंसर होता है? बिल्कुल, हड्डियों के कैंसर होते हैं, अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, और उनको भी अगर टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसका करेक्टिव तो ट्रीटमेंट पता कैसे चलता है कि कैंसर हो गया? इसका पहला लक्षण क्या होता है? कैंसर का यूजुअल लक्षण पेन हो सकता है। पेन यूजुअली नहीं होता, बट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। कभी कभी तो एक्सीडेंटली एक्सरे कराया, उसमें हड्डी गल रही है, उससे पता लगता है। कभी कभी फ्रैक्चर से प्रेजेंट करता है। तो वैरायटी ऑफ चीज़ें होती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई भी सिम्टम आपका बहुत दिन तक परसिस्ट कर रहा है, डू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड, ताकि वो टाइमली आइडेंटिफाई होकर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जब एक लेवल से ऊपर चला जाएगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मुझसे बात की संजय सर, और मैं चाहूँगा कि अपोलो की तरह रेडियस से एक अस्पताल ऐसा बड़ा सा बने जो सिर्फ आपका हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर। ये थे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, और मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ शायद ये देश के सबसे बड़े उन डॉक्टरों में से हैं जिन्होंने एक सर्जरी के क्षेत्र में, आर्थोपेडिक्स में बहुत बड़ा नाम कमाया है। निरे अवार्ड मिले हैं इनके। इंटरव्यू के बीच में आपने अवार्ड के फ़ोटो भी देखे होंगे। नीचे इनका मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप अपनी कैसा लगा इंटरव्यू ये उस मेल पे बता सकते हैं, या कोई सुझाव हो या कोई बातचीत करनी हो डॉक्टर साहब से, वो भी कर सकते हैं। मुझे भी बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसे लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए 4PM पॉडकास्ट। शुक्रिया।